बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मईशत की सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो मौजूद बहस है हर जगह पे। कहीं पर IMF का जिक्र हो रहा है, कहीं पर रोज़मर्रा के जो अशिया खुरनोश है उसको लेकर लोग परेशान हैं। IMF के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम ऑप्टमिस्टिक हैं, होपफुल हैं कि मैं बहुत जल्द जो है उसकी नई इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। जितनी शराइत थी हमने लार्जली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं जिसके हवाले से अभी हम कोशिशें कर रहे हैं और हमें कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, उनको मीट करने की भी जो है हमारी पूरी कोशिश होगी। और इसके आ जाने से यकीनी तौर पे बहुत सारे और गेटवेज हैं जो ओपन हो जाएंगे। सो आज हम ही जानेंगे कि IMF का सारा मामला जो है वो अभी तक कहाँ पर पहुँचा है और इस सबसना के अंदर जो हुकूमत की प्लानिंग पॉलिसी और स्ट्रैटेजी है एज़ फार एज़ द इकॉनमी इज़ कंसर्न, वो किस डायरेक्शन के समत के अंदर बढ़ रही है और इसका इतलाक आम शख्स की ज़िंदगी पर कितना हो रहा है और आने वाले चंद महीनों में कितना हो जाएगा। इस हवाले से प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि सबसे पहले तो जो लेटेस्ट सिचुएशन है IMF के हवाले से, आम हमारा शहरी व्यूअर जो है वो थोड़ा सा कंसर्न्ड है और उसके जहन में जो सवाल उभर रहा है वो ये है कि एक मिनिस्टर कहते हैं कि IMF से हमें बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। दूसरे मिनिस्टर राना सना साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि IMF की शराइत खासी सख्त हैं और उन्होंने अभी तक साइन भी नहीं किए और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको राज़ी कर लें। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग सर? देखिए, दो बड़े बयान सामने सामने आए हैं। एक तो IMF की जो रेजिडेंट चीफ है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बयान दिया और उनके बयान में लिखा था, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसमें था इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस, यानी कि वो ये कह रही है कि अहम पेशरफ्त हुई है। जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो बात सामने आई, उन्होंने कहा ब्रॉड एग्रीमेंट, यानी कि एक वसी किस्म का मुआहदा जो है वो हो गया है। तो ये दो चीजें हैं जो सरकारी वसाइल से, ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से सामने आई हैं। मेरा ओपिनियन ये है दोनों के ऊपर कि किसी किस्म का जो हम कहते हैं वर्बल एग्रीमेंट, यानी कि कोई जुबानी मुआहदा जो है वो IMF की टीम और जो पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम थी उनके दरमियान में, ये मेरा जाती ख्याल है कि वो तय पा गया है। अच्छा। अब ये जो इदारे होते हैं इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि इन्होंने किस स्टेज से अगली स्टेज कैसे पहुंचना है। जब स्टॉक लेवल के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर एक लिखा हुआ जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, वो कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, या MEFP कहते हैं। वो MEFP अभी तक साइन नहीं हुआ। अच्छा। जो जो तरीका कार ये है कि अगर दोनों तरफ से दुबानी एग्रीमेंट हो जाता है, फिर IMF एक MEFP ड्राफ्ट लिखा जाता है कागज, और मिनिस्टर फाइनेंस, वजीर खजाना है, और गवर्नर स्टेट बैंक के पास भेजा जाता है साइनिंग के लिए। तो मेरी इत्तला के मुताबिक या तो जुमे को या मंडे को या अर्ली नेक्स्ट वीक जो है वो तैयार हो जाएगा और फिर वो जाएगा फाइनेंस के पास और गवर्नर स्टेट बैंक के पास साइनिंग के लिए, और वहां से वापस जाता है IMF के बोर्ड के पास, और फिर बोर्ड उसको अप्रूवल अगर देता है तो फिर डिस्पर्समेंट होती है, जिसकी आप शुरू में बात कर रहे थे कि वो $900 मिलियन जो एक्चुअल किस्त है जो पाकिस्तान को मिलती है, वो उसका आप समझिए कि अमल जो है वो शुरू हो चुका है। द प्रोसीजर हैज बिगन। ठीक है, यानी हम ये अज्यूम कर सकते हैं फ़ारूक साहब कि विद इन जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम, मे बी अराउंड अ मंथ जो है मैक्सिमम, चले कह लीजिए, ये मटेरियलाइज हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, मंथ से बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरा जाती ख्याल है एक महीना नहीं है। ये या तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, इसी महीने के आखिर में, और या जुलाई के शुरू हुए के हफ्ते में। ठीक है, चलें। इसका दूसरा मतलब यह है कि चलें ना 30 दिन ना 10-12 दिन, विद इन 2 वीक्स और 2.5 वीक्स जो है ये तो हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो गेटवेज बाकी ममालिक से थे, जिसमें मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया था, UAE था, चाइना है, और ममालिक से हम कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी हमारे लिए फिर ओपन हो जाएंगी ऑप्शंस या नहीं होंगी? जी, वो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो अग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं, तकरीबन तैयार हैं, और वो मुल्क जो हैं वो अपने वसाइल में से वो जो एग्रीमेंट है उनमें से जो किस्तें हैं पाकिस्तान को देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मामला जो हमने सबक सीखा है इस दफा, या सीखना चाहिए,
वो ये है कि दुनिया में एक ही मालियाती इदारा है जिसके पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। यानी कि ये सारे कर्जात आएंगे, उन कर्जात को कौन मॉनिटर करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा कि वो कहीं गलत जगह पे उनका इस्तेमाल ना हो जाए, और वो इदारा है IMF। ना ये मैकेनिज्म वर्ल्ड बैंक के पास है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास है, ना किसी इंफरादी मुल्क के पास है। तो ये सारे ममालिक जो हैं, जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, वो इमदादी पैकेजेस के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी इमदादी पैकेजेस का जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जो सुपरविजन करनी है, वो IMF वालों ने करनी है, और वो उनमें से कोई बाहर नहीं था IMF के मुआहदे के बगैर। यानी कि हम उम्मीद लगा सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा अवामी चीज़, अब ये तो हो गए जो ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं और जो हुकूमत की सतह पर हो रही है, और आवाम की सतह जो है ज़रा वो डे टू डे मैटर है, जैसे वो डील करते हैं। अब इस सब असना में जो कुछ भी हुकूमत ने किया IMF से पैसे लेने के लिए, उसमें उसने पेट्रोल की, गैस की, बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ाईं, और कुछ नए जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए उसके अंदर ये भी खबर आ रही थी कि 5 रुपये पर लीटर जो है वो हर महीने इजाफा किया जाएगा। लेवी जो है जो दिए जा रहा था उसके अंदर रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जा रही थी। सवाल ये है सर कि ऑक्सीजन मुल्क को दरकार है, फाइनेंशियल, आम शख्स जो है वो ऑलरेडी सफोकेटेड है, तो मुल्क को ऑक्सीजन मिलने और आम शख्स की सफोकेशन के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन है। उस थिन लाइन के ऊपर कोई बंदा हमें क्लियर जवाब नहीं दे पाता। वो हमें ये नहीं बता पाता कि जी जब पैसे आएंगे तो लोगों की जो इस वक्त सफोकेशन हो रही है, उनका सांस रुक रहा है, वो बेहतर हो जाएगा, कुछ कमी होगी चीज़ों के अंदर, स्टेबिलिटी आएगी। कोई आप हमें क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कभी ऐसा होगा, या अभी कुछ भी नहीं कह सकते? देखिए, 11 अप्रैल जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का, उस दिन अगर आप देखें तो स्टेट बैंक के पास तकरीबन 10.4 अरब डॉलर पड़े थे। इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारे पास 6 या 7 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। उस वक्त जो आलमी मंडियां हैं जहां पे पाकिस्तान का बॉन्ड ट्रेड होता है, वो बड़ा वाजे एक पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जून की 30 तारीख से पहले पहले कहीं श्रीलंका बनने वाला है, कहीं डिफॉल्ट होने वाला है। उस वक्त अगर आप हालात देखें तो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था या डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, मैं समझता हूँ कि वहां पे एक तफरीक आ गई थी। अवाम की जो अवलीन तरजीह थी वो महंगाई थी, जिस तरह आपने बताया, और हुकूमत की जो अवलीन तरजीह थी वो डिफॉल्ट बचाने की थी। मेरा ख्याल है जाती तौर पे कि वो डिफॉल्ट जो है वो बच गया है। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उसने इस दफा डिफॉल्ट को आप समझिए कि डॉज दे दिया है, वो अवॉइड हो गया है। लेकिन जो महंगाई है, जो अवलीन तरजीह अवाम की थी, उसके ऊपर मुझे ये लगता है कि अभी मजीद बोझ आने वाला है। जो आपने जिक्र किया कि 5 रुपए है वो इजाफी टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये IMF वाले 30 रुपए का इसरार कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 30 रुपए लगना चाहिए। तो यहाँ पे महसूस ऐसा होता है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की है, और वो 30 रुपए से 5 रुपए पे लेके आए हैं, और ये हर महीने बढ़ता जाएगा until it hits 50 रुपीज। तो ये इवेंचुअली जाना है 50 रुपए के ऊपर। अब वहां पे अब मैटर करता है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत का क्या हाल होता है। अगर तो तेल की कीमतें कम होने लगती हैं, तो ये इजाफी टैक्स जो पाकिस्तान के अंदर हमने मुआहदा किया है IMF के साथ, उसका शायद इतना बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर न पड़े। अगर कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं और उसके ऊपर फिर हमें ये टैक्स भी लगाना पड़ता है, तो फिर आप समझिए कि महंगाई जो वो आसमान से बातें करने लगी। अभी आप समझिए कि 13-14% पे जो हम कहते हैं अफराद दर चल रही है, तो ये 18-19 पे चली जाएगी, और अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं तो फिर ये कहीं 18-19-20 जा सकती है। अब मेरा जाती ख्याल है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वहां रिसेशन आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, यूरोप में रिसेशन आ रहा है। तो जनरली होता यह है कि जब इन ममालिक में रिसेशन आता है तो इनकी तरफ से जो तेल की डिमांड है वो कम हो जाती है। अगर वो कम होती है तो फिर आलमी में कीमतें जो है वो गिरती हैं। फिर साथ ही आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक मीटिंग होनी चली है,
वहां पे भी अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न है कि तेल की कीमतों को किसी तरह नीचे लाया जाए। तो अगर तो तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं तो फिर मुमकिनात में से है कि हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ मुहैया कर सके, वरना जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, अब जो ये डील हुई है इसमें टैक्स के हवाले से खासा उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि जी हम टैक्स रेवेन्यू जो है उसके अंदर मज़ीद इजाफा करेंगे। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाइए कि जो टैक्स उन पे अभी इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज है, यानी वो कोई भी चीज़ खरीदते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए, वो उसके अंदर क्रश हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि टैक्स नेट यानी कि जो लोग फाइलर हैं उसकी तादाद के अंदर इजाफा होना चाहिए। और बड़े मगरमच्छ जो ये लोग कहते थे कि जी हम उनके मुंह में हाथ डालेंगे और निकालेंगे, ना प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया टैक्स कलेक्शन, ना इनके को खास इकदाम हमें नजर आए जो ये भी बजट पास हुआ, तो फिर ये कैसे सर मुमकिन होगा? जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का। अभी तक मामला कुछ ऐसे हैं कि आप समझिए कि लगभग कोई 65% जो है मुल्क के अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है और बाकी डायरेक्ट 35% से ज्यादा नहीं बढ़ पाता। इसका मतलब ये है अपने अल्फाज में कि जो गरीब तरीन तबकात हैं पाकिस्तान के, हुकूमत चलाने का और चलाने का जो बहुत बड़ा बोझ है वो उनके ऊपर डाला जा रहा है। जैसे जैसे आपकी इनकम है वो गिरती जाती है, आपके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कुछ इकदाम इस बजट में हमने देखे हैं जिसमें कोशिश की गई है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कम किया जाए। अभी जो IMF के साथ मुआहदा है उसमें पहले बजट में कहा गया था कि 12 लाख रुपए तक की जिसकी आमदन है उसके ऊपर सिर्फ 100 रुपया टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री। उस पे IMF नहीं माना। तो अब वो वापस जो पिछले साल जिसमें 6 लाख रुपया है, यानी कि महाना 50,000 रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने शायद बनवा ली है, वो पहले लास्ट ईयर उस पर 5% टैक्स लगता था, अब वो 2.5% लगेगा। तो स्लैब तो नीचे आ गई है लेकिन टैक्स का बोझ जो है वो कम कर दिया गया। एक और चीज जो नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से, जो बहुत ही मुनाफा बख्श कंपनी है बड़ी बड़ी, उनके ऊपर जा रहा है या जा रहा है कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कुछ सुपर टैक्स बैंकों के ऊपर आपने देखा उसके अंदर ही 9% थी, वो 35 पे ले गए। मेरी के मुताबिक बैंक तो डाला है 45 पे आया, टैक्स उसके ऊपर बढ़ वो जो शायद की टैक्स का ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल वो ये है कि अब जिस तरह ये हुकूमत तब्दील हुई, एक लेजिटिमेट तरीके से हुकूमत तब्दील हुई और दूसरी हुकूमत आ गई, लेकिन जो जाने वाली हुकूमत थी उसने उसको रिजीम चेंज कहा। इस सब ट्रांजिशन में यानी जाने में और आने में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। मिसाल के तौर पे जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने आके पेट्रोलियम की प्रीवियस प्राइसेस को मेंटेन रखा, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और डिसीजन ऐसे नहीं लिए जा रहे थे। फिर हमने ये देखा कि जो नई हुकूमत आई, यानी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उसने वही काम किए जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने करने थे। आपके ख्याल से ये इकोनॉमिक पूछ रहा हूँ मैं, ये इकोनॉमिक अच्छे डिसीजंस के अंदर कंसिडर होता है कि आप चलती स्ट्रीम को छेड़ें, इस किस्म की टर्बुलेंस में फंसें और लोगों को भी फंसाएं और उसके बाद उसको दोबारा रिज्यूम करने की कोशिश करें? इकोनॉमिकली मेरा सवाल है ये कि उस स्ट्रीम को छेड़ना चाहिए या नहीं? तो सर 2-3 सवाल शायद बीच में आ गए हैं, माशी भी हैं और सियासी भी हैं। लेकिन पहली बात ये है कि जिस पर इकदाम आप देख रहे हैं ये साबिका हुकूमत IMF से एग्रीमेंट करके गई थी। अगर आपको याद हो कि फरवरी 27 तारीख 2021 में जब हमारे वजीर खजाना साहब हफीज शेख साहब थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। फिर वादों के नतीजे में हमने किस्त भी वसूल कर ली थी कोई $500 मिलियन की। फिर उस दौरान हमारे पास नए वजीर खजाना आ गए शौकत तरीन साहब, उन्होंने वादों की खिलाफवर्जी कर दी। इसी तरह फिर 21 का अगर आप बजट निकाल के देखें उसमें साबिका हुकूमत ने 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाने का वादा किया था पेट्रोलियम लेवी की मद। फिर फरवरी की 28 तारीख सन 2022 को आपको याद है कि वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने सारे वादे तोड़। तो एक तो IMF देखती है कि आप से जीत कर रहे हैं, इसमें वादे किए जाते हैं, वो अपनी किस्त पूरी कर देते हैं और उसका खिलाफ हो जाता है। तो इसको आलमी इदारे ये नहीं समझते कि शख्सियत के साथ
मुआवजे कर रहे हैं, वो तो बताया थे खजाना, वजीर आजम और हुकूमत पाकिस्तान के साथ लेकर। करेक्ट। बीच में जो पाकिस्तान की साबिका हुकूमत खासतौर पे उसने जो पैगाम भेजा आदमी इदारों को कि भाई वादे करते हैं, हम किस्त भी ले लेते हैं और फिर वादे हम खिलाफवर्जी कर लेते हैं, तो एक अदम आप समझिए कि एतमाद का बीच में मिसट्रस्ट हो जाता है आलमी इदारों और पाकिस्तान के दरमियान। तो वो बड़ा वादे तौर पर इस दफा नजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक सलीम साहब। आपके वक्त का प्रोग्राम में चाहता एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की मईशत की सूरत हाल के हवाले से। IMF की मुमकिना जो नई इंस्टॉलमेंट आने वाली है, जिसके हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं, उसके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, ये फरमाइएगा कि अभी हुकूमत के खैर मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ आ रही हैं। उन स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ये आ रही है कि डील बहुत जल्द हो जाएगी और हमें जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगे पैसे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। फिर एक और मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जी अभी IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं और कुछ अभी एग्री नहीं हुआ, साइन नहीं हुए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं IMF वाले मामले पे अभी क्या पोजीशन आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है और क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद आज रात को ही हतमी जो है फैसला हो जाएगा, क्योंकि बड़ी हद तक इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि जो पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाने थे वो उठा लिए हैं और बजट में कुछ तब्दीलियां करनी है वो फिर उसके बाद कर देंगे, क्योंकि लेकिन वो जब कर लेंगे तब वो मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि आज रात इस बात का इम्कान है कि सख्त तरीन जो मामला तय हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए आइंदा चल के बहुत मुश्किलात का बाइस बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये उसके साथ ही एक $900 मिलियन की जब आपको किस्त मिल जाती है, और एक बात को इशारा मिला कि चाइना ने इंडिकेट कर दिया कि वो पाकिस्तान को $2.3 अरब देंगे, तो वो उनका पहले से यही था कि जब IMF के साथ मामला तय हो जाएंगे तो जाहिर है चाइना ने भी अंदाजा लगा लिया है कि आजकल में ये फैसला होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो हमारे रिजल्ट इतने गिर गए हैं कि हम हर हालत में उनके साथ मामला तय करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो मामला तय हो जाएंगे, आज रात हों या चलें इसी वीक में हो जाएं या इसी महीने में हो जाए, जिस तरह मिफ्ता साहब फरमा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए आसानियां इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन होती देख रहे हैं आप इन द नियर फ्यूचर? भाई ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुश्किल में आप ना डालें मुझे। हमें भी पता है कि बिल्कुल मतलब अफसोस की बात है कि महंगाई पाकिस्तान में बढ़ेगी, कोई इसमें शुबा नहीं है। पाकिस्तान की शरह नमू सुस्त होगी, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। अवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। एक अच्छी चीज जो आई है वो ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, आपने देखा होगा, काफी कम हो रही है। तो उसका कुछ ना कुछ इतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा जितना कि हम डर रहे थे, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहरहाल कम हो रही है, उसका इम्पैक्ट रुपीज में पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल के नर्खों में इजाफा नहीं होगा। कुछ मुमकिन है एक दफा कुछ कम भी हो जाए, क्योंकि काफी रेट नीचे गिर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। लेकिन जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, तरक्याती अखराजात में कटौती की जाएगी और बजट में तब्दीलियां की जाएंगी, जिसमें ये आप देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सवाल पैदा हो रहा है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पैसा मिलने के बाद हमें चीन भी पैसा दे देगा, सऊदी अरब भी दे देगा, हम इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा लेंगे, तो हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, आर्जी तौर पर खासे बढ़ जाएंगे। उसका मुंतकी नतीजा ये होगा कि रुपए की कदर जो गिरती चली जा रही है वो रुक जाएगी इस ऐलान के साथ ही कि हमारे मामला तय हो गए, आप देखेंगे। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये जो सट्टेबाजी हो रही थी वो भी रुक जाएगी और लोगों को जो बेयकीनी की कैफियत थी वो भी रुक जाएगी। तो यकीनन न सिर्फ ये कि नीचे गिरना रुक जाएगा, बल्कि थोड़ी बेहतरी नजर आ सकती है। लेकिन सर एक सवाल, अवामी सवाल वो ये है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे रुक जाएंगी, लेकिन ये जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, लोग इसके ऊपर तिलमिला रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारी बर्दाश्त से बाहर है और इस तरह 2-3 महीने भी गुजर गए तो हमारा तो गुंडा हो जाएगा। तो फिर वो लोग क्या करेंगे? मुझे उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे।
उनकी बात तो फिर आप कहेंगे नाराज हो जाएंगे लोग। ये वही लोग हैं जो बड़ी तादाद में 6 बजे जलसा होता है तो 3 बजे पहुंच जाते हैं और वहां जाके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अगर वो जिंदाबाद के नारे ना लगाएं और बाद में जाके उससे पूछा कि जनाब आपने क्या कर दिया, लेकिन वो भी तो देखे ना, ये तो कहने की बात है ना सारी। वो जलसों में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लाठियां खाते हैं, 2-4 कुर्सियां तोड़ते हैं, फिर आ जाते हैं। आवाम में वो बेदारी पैदा हुई नहीं है, क्योंकि जब कोई आदमी ये कह देता है कि जी हम जो है वो पेट्रोल के नरखों में इजाफा वापस ले, तो तालियां बजती हैं। कोई उससे पूछो वापस लेने मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं या अखराजात कम करें, तब आपका नर्स कम करें, वरना तो बजट खसारा बढ़ जाएगा। यानी आवाम में वो बेदारी पाकिस्तान। इसका दूसरा मतलब ये लिया जा सकता है जो आप कह रहे हैं कि अभी लोगों के अंदर जो बर्दाश्त की कुव्वत है वो है, और हुकूमतें इस बात को जानती हैं और वो इसलिए उनके इस चीज़ के ऊपर स्क्रू टाइट कर रही हैं। उन्हें पता है कि अभी कोई मसला ज़्यादा नहीं होगा, एक लिमिट तक ही होगा। नहीं, शायद जाके बीवी को मार दे, बच्चे को क्या तुम्हारा इलाज हो, मैं तो गोली जो दवा डॉक्टर ने लिखी है मैं आदि करूंगा, वो भी कर देंगे। ये सब करेंगे। बच्चे को इलाज से मान जाए कि उसको बच्चे को कहेंगे तुम स्कूल से वापस आओ, क्योंकि मुफ्त तालीम जरूर है मगर मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो तुम अखबार जाके बेचो। ठीक है, ये जो चीज है वो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इकदाम वो हैं जिससे ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचेगा और अवाम कुचले जाएंगे। अवाम में वो बेदारी अभी नहीं आई कि वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं, और वो मेरे ख्याल से मीडिया ने भी नहीं पहुंचाई है। क्योंकि मैं एक दो बातें आपको बता दूं तो वाज़ेह हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। एक लफ्ज होता है अंग्रेजी मिस्ट्री, पुरअसरारियत। इमरान खान साहब ने और मौजूदा हुकूमत ने, मैं आपको 4 मिसालें दे सकता हूँ जो इतने पुरअसरार हैं, जो समझ से बाहर है कि ये आपने कैसे करती है। ये 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। पहला, इमरान खान साहब ने जब 28 फरवरी 2022 को मुआहदा तोड़ा, IMF का तहरीरी मुआहदा, हालांकि उनको पता था कि अगले चंद दिन में $900 मिलियन की किस्त मिलने वाली है, तमाम मामला तय हो चुके थे, मुआहदा साइन हो चुका था, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। तो वो जो $900 मिलियन की अगर किस्त रुक जाती, मिल जाती आपको, तो उसके बाद चीन उस वक्त पैसे दे देता, फिर सऊदी अरब भी दे देता, तो डॉलर 170 पर आके रुक जाता। लेकिन उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया और उसके बाद वो रुखसत हो गए। लेकिन ये तो बात है कि जो बहरान आया वो उस फैसले की वजह से आया। अगर वो बहरान नहीं आता तो फिर आज ये सारे मसले नहीं पैदा होते। तो वो तो बात हो गई यहाँ। अब ये हुकूमत आई तो 182 रुपए का डॉलर था जब ये मौजूदा हुकूमत आई है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 महीने से क्या कर रहे थे भाई? IMF की शराइत है, आप सामने बैठ जाए और जो भी तय करना है तय करें। इसको लटकाया जो है इन्होंने, वो क्यों लटकाया? उस लटकाने की वजह से क्या हुआ कि 182 रुपए का जो डॉलर था उस वक्त, वो आज 212 पर आ गया। तो कुछ लोगों को अंदाजा है कि उसकी वजह से सारी महंगाई बर्बादी आई। तो बुरहान उन्होंने पैदा किया, इमरान खान साहब ने, इन्होंने उसको गिरने दिया, रोकने की कोशिश नहीं की। उधर स्टेट बैंक को आपने ऑटोनॉमी देके चले गए थे इमरान खान साहब, गवर्नर ने कोई कोशिश नहीं की कि इससे हम रुपए की कदर को गिरने से रोकें। तीसरी बात यह, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मैंने 4 केसेस से ज्यादा देखे हैं पाकिस्तान में। हुकूमत चाहती, ये हुकूमत, ये स्टेट बैंक चाहता तो चंद अरब डॉलर महंगी शरह सूद पर लाके रिजर्व को बढ़ा के रुपए की कदर को रोक सकते थे। आपको याद होगा रजा बाकर 13% तक डॉलर लेकर आ गया था, जबकि आलमी मंडी में 3% थी। तो आपने 1 महीने के लिए, जब इनको पता था, क्योंकि 3,500-4,000 रुपए के अरब के कर्जे बढ़े हैं रुपीज में, आपको भी पता है, तो क्या इससे बेहतर ये नहीं था कि हुकूमत या स्टेट बैंक 13-12-13-10% पे कुछ अरब डॉलर के कर्जे ले लेता? सट्टेबाजी भी हो रही है, बाहर पैसा भी जा रहा है सट्टेबाजी। तो क्या ये एक्सचेंज कंपनीज को बुला के बात नहीं कर सकते थे कि भाई ये सट्टेबाजी हुई है, बैंकों से बात कर सकते थे? कुछ नहीं किया, गिरने दिया। तो ये दोनों के लिए मैं पूरा असरार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरी एक जुमले में और बता दूं, क्या जब इनको पता है कि डिप्टी गवर्नर साहब जो हैं ये भी IMF के नुमाइंदे हैं, रजा बाकर इनको लेके आए थे, और अब IMF कहता है इनसे डायरेक्ट वो बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और शरह सूद भी डिटरमिन करेंगे। अगर शरह सूद पर वो डिटरमिन करने में बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालें तो मेरा अब भी ये ख्याल है कि इसके मुआहदे के बाद 185 पे डॉलर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि IMF नहीं करने देगा। तो हम तो अपने आप को फंसा रहे हैं ना, बिल्कुल, तो क्यों फंसा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम अपने आपको फंसा रहे हैं। और क्यों फंसा रहे हैं? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोग्राम में मुझे मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो शामी साहब। इकोनॉमिक मामला जो है वो हमारी समझ से तो सर बालातर हैं, लेकिन जो कुछ भी मैंने समझा, देखा और एनालाइज़ किया इंटरनेशनल पैराए के अंदर, ये समझ आया कि जिन ममालिक ने आज तक IMF से पैसे लिए हैं, ज़्यादातर वो उसके चुंगल में ही फंसे रहे हैं। ये मैं इस हुकूमत का जिक्र नहीं कर रहा, प्रीवियस का नहीं कर रहा, उसे प्रीवियस का नहीं कर रहा, मैं तमाम हुकूमतों का जिक्र कर रहा हूँ सर, कि ये उस चुंगल में फंसी हुई हैं। इनके पास कोई सक्सेस रेशो अगर 10% भी है
तो कौन से ममालिक 10% सक्सेस रेशो के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे इसको आप? देखिए, जिन्होंने डील नहीं की है उनका हाल भी बहुत बुरा हुआ है। अभी आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। देखिए, IMF जो है एक बैनुल अक़वामी अदारा है जिसका पाकिस्तान भी रुकन है, कई ममालिक इसमें शामिल हैं। ये अदारा कायम ही इसलिए किया गया था कि अगर किसी मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी, इसके रुकन ममालिक में से उसका करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना करना होगा, तो ये अदारा उसे मुआवनत फराहम करेगा और बहुत कम शरह सूद पर ये डॉलर फराहम करता है आपको और आपकी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पूरी करता है। तो इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल में है उसमें उसे फौरी तौर पर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। उसकी दरामदात ज़्यादा हैं, उसकी बरामदात कम हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, तो करंट अकाउंट का खसारा जो है वो अपनी जगह है और पहाड़ की तरह खड़ा है। इसलिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इस वक्त हमारे सामने कि हम IMF के साथ मामला करें, मुआहिदा करें। और जब IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, IMF की शराइत हम पर लागू हो जाएंगी, उसका डिसिप्लिन जो है हम पर लागू हो जाएगा, चाहे वो कितना ही गरां क्यों ना गुजरे। तो उसका ये मैसेज होगा कि दूसरे आलमी अदारे और दूसरे ममालिक जो हैं वो भी हमसे ताउन कर सकेंगे और हम अपनी मज़ीद ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। तो आप ये समझ लें, इस वक्त ये ऑक्सीजन है जो हमें लेनी है, हर कीमत पर लेनी है। ऑक्सीजन जो है उसके बगैर आप तनफ़ुस बरकरार नहीं रख सकते और तनफ़ुस बरकरार ना रहे तो जान नहीं बच सकती। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया ऑक्सीजन का कि हुकूमत को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दैट इज़ फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस सब असनाक के अंदर जो लोगों को इस वक्त सफोकेशन का सामना है, हुकूमत को ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को भी सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है। अब इसमें बड़ी बारीक बीनी सी है, ये बताइए कि अगर ये ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या लोगों को जो सांस घुट रहा है, जो दम घुट रहा है, जो सफोकेशन हो रही है, वो नॉर्मल हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, इसका कोई मुतबादल नहीं है हमारे पास। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और हमारे यहाँ डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कदर गिरी है। इसके असरात हैं, हमें उनको फेस करना है। हम तेल प्रोड्यूस नहीं करते, हमें तेल बाहर से लेना पड़ता है। IMF ये कह रहा है कि आप जितनी कीमत पे तेल लेंगे उतनी कीमत पर तेल बेचेंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, क्योंकि आपके ख़जाने में सकत नहीं है, आपके बजट को खसारे का सामना है। इसलिए आप ये याची नहीं कर सकते, आप सब्सिडी नहीं दे सकते। और इमरान खान साहब ने अपने आखिरी दिनों में इक़्तिदार के जो सब्सिडी दी उसने एक कोहराम मचा दिया और IMF से आपके मामले को ख़त्म कर दिया या मुअत्तल कर दिया। तो देखिए, बाज़ ऐसी सूरतें हैं कि हमें मुश्किल से गुज़रना पड़ेगा, अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करना पड़ेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि तेल की कीमतें कुछ कम होंगी, डॉलर की कीमत जो है वो काबू में आएगी, तो हालात को संभाला मिलेगा। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि गली के आखिर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोशनी मौजूद होगी। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा वो ये है कि जब ये हुकूमत या ये इत्तेहादी हुकूमत जब आई, इन्होंने लोगों को वादे, नारे, दावे अपने जलसे जुलूसों के अंदर किए, तहरीकों के अंदर किए और उन्होंने कहा कि हम आपकी हालत इज़ार बदलेंगे, अदम एतमाद का वोट लाएंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे, ये करप्ट है, फ्रॉड है, फ्लॉड है, इमरान खान इनकॉम्पिटेंट है, उनकी हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, हम आएंगे तो हम आपकी हालत इज़ार बदल देंगे। ऐसा आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं हुआ बल्कि हालात और ख़राब हो गए। अब सवाल ये है कि चले मान लेते हैं कि जी हालात उसी ट्रेजेक्ट्री में ख़राब हो रहे हैं जैसे होने थे, तो फिर इनके आने का, इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा, क्या मकसद? ये हालात ख़राब प्रीवियस जो कर रहे थे उन्हीं को करने देते और जनरल इलेक्शन में आते और मज़ीद तगड़े तरीके से आते। ये तो वो बताएंगे फ़ायदा क्या हुआ। सियासत जो होती है ना वो अपने तरीके से चलती है। अगर मुख्तलिफ़ पार्टियों को ये मौका मिल रहा था कि वह अपने मुखालिफ को गिरा सकते हैं तो उन्होंने इसका इक़्तिदार गिरा दिया, क्योंकि एक महाजराई की कैफियत थी और जो कुछ भी उन्होंने किया है
वो दस्तूर के अंदर रहते हुए किया है ना। आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन बुनियादी बात यह है कि यूक्रेन की और रूस की जंग इन्होंने शुरू नहीं की, ना इमरान खान साहब ने शुरू की, ना इन्होंने शुरू की। डॉलर तेल की कीमतें इन्होंने नहीं बढ़ाई, तो ये अनहोनी हो गई है, उसका आपको सामना करना है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत हो या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत हो या कोई और तीसरी हुकूमत आ जाए, ये हालात का चैलेंज उसको दरपेश रहेगा। होना तो चाहिए था कि हमारे यहाँ मईशत पर सियासत ना होती, हमारे यहाँ इमरान खान साहब और उनके मुखालिफ इकट्ठे बैठते, सर जोड़कर बैठते और कोई मुश्तरका लाहे अमल निकालते, कौम को तसल्ली देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना इमरान खान साहब के दौर में ऐसा हुआ, ना अब ऐसा हो रहा है। उनकी अपोजिशन भी उनको चैन नहीं लेने दे रही थी और इनकी अपोजिशन भी इनको चैन नहीं लेने दे रही। तो ये तो सब एक मामला ऐसा है जिसका कोई आसान हल नहीं है। आप तीसरी हुकूमत ले आएँ, आप चौथी हुकूमत ले आएँ, आप पांचवी हुकूमत ले आएँ, आपको तेल सस्ता नहीं मिल सकता। आपका डॉलर जो है वो उसकी कदर गिर नहीं सकती। उसके लिए तो दुआ भी करनी पड़ेगी और दवा भी करनी पड़ेगी, एक कर्से तक करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मुजीबुर रहमान शामी साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।